अचानक से लाइट बंद होने से आधा को कुछ दिखाई नहीं देता है और वो बेड की तरफ आने की कोशिश कर रही थी। वो धीमे धीमे पैर आगे बढ़ा रही कि अचानक से आद्या का पैर किसी चीज पे पड़ा और वो बैलेंस नहीं कर पाई और अचानक से गिरने को हुई। अचानक से आगे आकर मृत्युंजय ने उसे संभाल लिया। वो मृत्युंजय की मजबूत बाजुओं में थी। आद्या को जब एहसास हुआ कि वो जमीन पे नहीं गिरी है तब उसने अपनी आंखें खोली और खुद को मृत्युंजय के बेहद करीब पाया। वो गुस्से में उससे दूर होती हुई बोली, तुम मेरे करीब आने की कोशिश मत किया करो, नफरत है मुझे तुमसे, समझे तुम। पाउटिंग स्माइल विद हॉर्न्स, आद्या ने दांत पीसकर गुस्से से कहा। मृत्युंजय जो अभी उससे कुछ दूर खड़ा था उसके पास आकर बोला, अपने पति की नज़दीकी से तुमको दिक्कत है, अपने पति से तुमको नफरत है, लेकिन पति के भाई से तुमको बहुत प्यार है। पति के भाई की नज़दीकी से दिक्कत नहीं है, तभी तो पार्टी में बहुत चिपका जा रहा था शिवाय से। मेरी नज़र तुम्हारे ही ऊपर थी, सब देख रहा था मैं कैसे तुम शिवाय के करीब जा रही थी बार बार। पर तुम ये अपनी गंदगी मेरे दोनों भाइयों से दूर रखना, और तुम्हारे अरमान पूरे करने के लिए मैं हूँ, और जब मन करे तब बोल देना, पर दोबारा मेरे भाइयों के करीब जाने की या उनको बहकाने की कोशिश मत करना। वो क्या है न तुम्हारी तो फितरत है, पर मेरे भाई अभी बच्चे हैं तो ज़रा उनसे अपने रूप जाल को दूर रखना। वैसे भी मैं तो हूँ ही न तुम्हारी सारी प्यास दूर करने को, मृत्युंजय ने कहा। तो आद्या एक बार फिर से नफरत और गुस्से से भर उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, पर मृत्युंजय की बातों ने उसको बिल्कुल शब्दविहीन कर दिया था। उसको आज खुद के ऊपर तरस आ रहा था कि उसने क्यों शादी की मृत्युंजय जैसे इंसान से, और क्यों वो इतनी बेबस हो गई जबकि उसकी तो कोई गलती भी नहीं। फिर क्यों मृत्युंजय उसको इतनी गिरी हुई लड़की समझता है। उसकी अंतरात्मा आज उसे धिक्कार रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अभी वो जमीन में धंस जाए और यही उसकी सांसें रुक जाए, क्योंकि ऐसे और नहीं सह सकती थी वो। उसके चरित्र में कोई दाग न होने के बाद भी क्यों मृत्युंजय उसको इतनी गिरी हुई लड़की समझता है। आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने मृत्युंजय का जो वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, और मेरे चरित्र के बारे में क्यों इतना गलत बोलता है वो। आई उसके भाई शिवाय के साथ वो एक भाई की तरह बात करने और हंसकर बोलने पर मृत्युंजय इतना घटिया इल्जाम लगा रहा है क्यों? क्या वो समझता है कि मैं बस लड़कों को अपने रूप के जाल में फंसाकर उनके साथ अपने शारीरिक सुख? आगे तो आद्या सोच ही नहीं पाई। उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। वो बोली, मेरी गलती क्या है और किस वजह से मृत्युंजय ने मुझसे शादी की है ये तो मैं बाद में पता कर लूंगी, लेकिन फिलहाल मैं चरित्रहीन नहीं हूँ और मेरे दामन में कोई दाग नहीं है, ये प्रूव करना बेहद जरूरी है, वो भी इसी टाइम। अभी मैंने नहीं किया तो शायद मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि और ज्यादा इल्जाम मैं सह नहीं पाऊंगी मैं खुद के बारे में। अब मृत्युंजय कुछ भी बोल गया तो शायद मैं जी ना पाऊं, क्योंकि मेरे बाबा बेशक अमीर नहीं थे पर चरित्र से बहुत ज्यादा अमीर थे, हैं और हमेशा रहेंगे, और मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ। मेरा चरित्र भी दूध की तरह सफेद है, मेरे दामन में भी कोई दाग नहीं है। डॉट डॉट ये बात आज मेरे इस जबरदस्ती के पति को बताना जरूरी है। ऐसा सोच के आद्या मृत्युंजय के बेहद करीब आई और उसके चेहरे के पास आकर उसके सीने पे हाथ रखकर बोली, डॉट 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 पता है मृत्युंजय, इंसान खुद से झूठ बोल सकता है, भगवान से नहीं। डॉट डॉट और एक लड़की सारी दुनिया को झूठ बोल सकती है पर अपने पति को नहीं। मेरे चरित्र को तुम हर दिन तोलते हो, तुम मुझे सिर्फ बाहर से जानते हो, पर आज मेरे अंदर की सच्चाई जानो। तुम्हारी नफरत की वजह तो नहीं जानती पर इतना जरूर जानती हूँ मेरे दामन में दाग नहीं है, और बात नफरत की आती है तो मैं खुद भी तुमसे कई गुना तुमसे नफरत करती हूँ, फिर भी आज वो करने जा रही हूँ जिसको करने के लिए मेरी अंतरात्मा गवाही नहीं दे रही। फिर भी आज मैं तुमको करने को कहूँगी। तुमको लगता है मैंने कई लड़कों के साथ बिस्तर शेयर किए हैं, कई लड़कों के साथ रिलेशन बनाए हैं, तो मृत्युंजय आज तुम उस चीज को खुद महसूस करके देखो और सच और झूठ का पता करो,
क्योंकि मैं अब एक भी मिनट आगे अपने चरित्र पे अंगुली उठते नहीं देख सकती। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ये डंके की चोट पे बोल रही हूँ। और आज के बाद तुम भी बोल सकोगे डंके की चोट पे कि आद्या के दामन में कोई दाग नहीं है। आद्या ये सब इतनी पीड़ा और दर्द से बोल रही थी कैसे किसी है उसके सीने से दिल निकाल लिया हो और उसके शरीर में प्राण ही न बचे हो। वो बहुत दर्द से बोल रही थी। मृत्युंजय पास खड़ा कुटिलता से मुस्कुरा रहा था, पर अंदर ही अंदर वो भी सोच रहा था कि आखिर ये करने क्या जा रही है। आद्या अपनी बात खत्म करके थोड़ा और आगे आई और अपने पंजों के बल थोड़ा ऊपर उठी और मृत्युंजय के कुछ भी बोलने से पहले उसके होंठों पे अपने कपते होंठों को रख दिया। आद्या के होंठ जैसे ही मृत्युंजय के होंठों से टच हुए, मृत्युंजय को थोड़ा झटका सा लगा, उसके शरीर में शिहरन सी दौड़ गई। वही आद्या ने दर्द से अपने आंखों को बंद कर लिया। आद्या हर बार फिर से कमजोर पड़ गई थी। मृत्युंजय ने आद्या का विरोध नहीं किया, पर वो उसके ऐसा करने के बारे में सोच ही रहा था और सोचते सोचते उसने आद्या को जोर का धक्का दिया जिससे वो बेड बोर्ड जाके गिरी। आद्या बेड पे पीठ के बल गिर गई। मृत्युंजय आद्या के ऊपर आकर बोला, बहुत बड़ी होशियार समझती हो खुद को। तुमको लगता है तुम्हारी बातों से मैं पिघल जाऊंगा, तुम्हारी बातों से ये सच बदल जाएगा। वो गुस्से में आद्या की कमर को दबाकर बोला, जिससे आद्या को बहुत दर्द होने लगा था। आद्या दर्द से तड़प उठी, पर मृत्युंजय को आद्या के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो गुस्से में कमर छोड़कर उसके हाथों की कलाइयों को जोर से दबाने लगा, जिससे आद्या की नाजुक गोरी कलाई में पहनी हुई चूड़ियां एक एक करने टूटने लगी। आद्या के हाथों पे निशान बनने लगे। आद्या दर्द से बोली, सजा देनी हो दो, पर इस बहम से आजाद करो। मृत्युंजय बिल्कुल उसके चेहरे के पास आकर बोला, तुमको लगता है मैं तुम्हारे इस रूप जाल से मोहित होकर तुम्हारे करीबी का आनंद लेकर तुमको माफ कर दूंगा? तुम गलत हो, ये चीज तो तुमने खुद ही साबित कर दी। एक लड़की जिस इंसान से प्यार करती है उसी के आगे अपना सब कुछ कुर्बान करती है, और तुमको देखकर तो लगता है जैसे तुमको इन सब की आदत है, जो तुरंत तैयार हो गई। मृत्युंजय बोला, तुम कितना ही मुझे बहकाने की कोशिश करो, पर मैं वो कभी नहीं भूल सकता। तुमको सजा तो जरूर मिलेगी और उस सजा से तो तुमको कोई नहीं बचा सकता। और ये अच्छा बनने का नाटक मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। अगर करना ही है तो मेरी भोली भाली दादी और दादू, उनसे अपने असली रूप को छुपा कर रखना। इतना कहके मृत्युंजय गुस्से में वहां से उठा और अपना कोट लेकर स्टडी रूम में चला गया। आद्या बिस्तर पे करवट लेके मुंह को तकिए में छुपा कर रोने लगी। रश्ट फेस। आखिर मेरी गलती क्या है? क्यों मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है? क्यों कर रहा है मृत्युंजय मेरे साथ ऐसा? अरे मैं तो इसको ठीक से जानती भी नहीं, फिर कोई किसी अनजान के साथ कैसे ऐसा कर सकता है? क्यों? रश्ट फेस। आद्या वही बिस्तर पे रोते रोते सो गई थी। आद्या सुबह सोकर उठी तो उसने सामने देखा मृत्युंजय तैयार होकर ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा है। आद्या ने जल्दी से फोन देखा और खुद से बोली, अरे मैं कैसे भूल गई, मुझे भी तो कॉलेज जाना है। और वो ऐसा सोचकर जल्दी से नहाने चली गई। मृत्युंजय तैयार होकर नीचे नाश्ता करने चला गया। आद्या भी नहाकर वॉशरूम से बाहर आई तो देखा मृत्युंजय वहां नहीं है। वो खुद से बोली, क्या पहनूं? कॉलेज में साड़ी पहनकर जा नहीं सकती, और जीन्स पहना कहीं दादी और माँ चाची बाकी सब घर वालों को बुरा न लग जाए। वो यही सब सोच रही तभी उसके पास स्वाति का फोन आया। स्वाति बोली, कब तक आ रही है? मैं सोच रही थी पहले तू मेरे घर आ जाती, फिर अपन साथ में कॉलेज चलेंगे। आद्या बोली, यार आ तो जाती, पर समझ नहीं आ रहा क्या पहन कर जाए। तब उसने स्वाति को अपने मन की बात बताई। स्वाति बोली, चिंता मत कर, तू वहां से कुछ भी पहन कर आ जा, मेरे घर से तू फॉर्मल ड्रेस पहन लेना। आद्या बोली, ठीक है। इसके बाद वो एक लाइट कलर की साड़ी पहनकर साथ में अपना कॉलेज बैग लेकर नाश्ता करने सबके पास आ गई।
आद्या सबके पास आकर पहले सबके पैर छूने लगी, एक एक करके सबके पैर छुए। जैसे ही शांति बुआ के पैर छूने को हुई, बुआ बोली, बस बस, ठीक है, ज्यादा नाटक मत करो। बुआ ने ये बहुत धीरे से बोला, जो बस बुआ और आद्या और पास में बैठी माया चाची को ही सुनाई दिया। माया चाची और शांति बुआ दोनों एक दूजे को देख आंखों में हंसने लगी। स्मर्क। आद्या सबके साथ बैठकर नाश्ता कर रही थी। सब लोग अपना नाश्ता करने लगे। सब अपना अपना नाश्ता करने के बाद उठने लगे तो आद्या बोली, वो दादी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। आद्या ने ये बहुत धीरे से कहा, पर फिर भी सबने सुन लिया। दादी बोली, अरे बेटा, ये पूछने की क्या जरूरत है, जाओ तुम कॉलेज, जैसे और बच्चे जाते हैं वैसे तुम भी जाओ। फिर दादी बोली, अभी शिवाय भी अपनी कॉलेज जा रहा है तो वो तुमको ड्रॉप कर देगा, है न शिवाय? शिवाय बोला, यासस भाभी, आओ आप मेरे साथ चलो, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा आपकी कॉलेज और आते टाइम मैं लेता आऊंगा। आद्या अभी कुछ भी बोलने से मृत्युंजय की ओर देखने लगी तिरछी नजर से, क्योंकि उसे मृत्युंजय के कल रात के जो इल्जाम थे वो याद आ गए, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाए। मृत्युंजय ने आद्या को देखा जो उसे ही देख रही थी। वो थोड़ा सीरियस टोन में बोला, कोई जरूरत नहीं है शिवाय को ड्रॉप करने की, मैं ऑफिस जाते जाते ड्रॉप कर दूंगा और शाम को मैं ड्राइवर को भेज दूंगा। आद्या ने धीरे से कहा, ठीक है। तभी शिवाय और कनक एक साथ बोले, भाभी एक मिनट, आप साड़ी पहनकर कॉलेज जाओगे? ये साड़ी में आप वहाँ ओड फील नहीं करोगी। आद्या बोली, मेरे सारे कपड़े मेरे घर ही हैं और यह मेरे पास साड़ियों के अलावा कुछ नहीं है। तो इतना बोलकर आद्या चुप हो गई। रिलीव्ड फेस। मृत्युंजय ने उसको देखा और बोला, शाम को आते टाइम अपने कपड़े के आना जाके किसी माल से, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अभी अपने घर से कपड़े पहनकर चली जाना और तुमको मैं तुम्हारे घर छोड़कर चला जाऊंगा, वहां से मैं ऑफिस और तुम कॉलेज चली जाना। आद्या ने चुपचाप गर्दन हिला दी और मृत्युंजय के पीछे पीछे चल दी। बाहर आकर मृत्युंजय ने ड्राइवर को कुछ बोला और आद्या के साथ बैठ गया। दोनों पहले आद्या के घर के लिए निकल गए। ड्राइवर ने आद्या को उसके घर पे ड्रॉप किया और मृत्युंजय को लेकर ऑफिस आ गया। तब तक आद्या अपने घर जाकर सबसे मिली और अपने आने का कारण बताया। थोड़ी देर बाद आद्या ने अपने कपड़े चेंज किए और एक वाइट कलर की जीन्स और उसके साथ बेबी पिंक कलर और ऑफ शोल्डर टॉप निकाला और पहनकर तैयार हो गई। इतने में ड्राइवर भी आ गया था। आद्या ने अपने घर से ही स्वाति को फोन कर दिया था, इसलिए स्वाति कॉलेज आ गई थी। आद्या भी कॉलेज आ गई थी और मृत्युंजय ऑफिस आकर पहले अपने केबिन में बैठकर आज के टाइम टेबल को देखने लगा। वो कुछ फाइल देखने के बाद उसे बार बार आद्या का वो रोता हुआ चेहरा याद आ रहा था, जब वो रोते रोते कह रही थी कि वो गलत नहीं है। मृत्युंजय ने अपना कोट उतारकर अपनी चेयर से टिका दिया और आंखें बंद करके सिर अपनी चेयर पे टिकाकर सोचने लगा। मृत्युंजय को कुछ याद आने लगा। हाँ भैया, इसी लड़की की वजह से आज आपका भाई हम सब के बीच नहीं है। इस आद्या ने उसे मजबूर किया ऐसा करने को। जय भैया, उसकी आखिरी इच्छा थी कि आप इस आद्या उसकी करनी की सजा दो। मृत्युंजय अपने ख्यालों में खोया हुआ था। वो उस पल को याद करके एक बार फिर से गुस्से से भरकर बोला, नो, वो बहुत चालाक लड़की है, वो ये चेयर्स कार्ड खेलना अच्छे से जानती हैं। मैं उसे उसके किए की सजा हर पल दूंगा। उसे उसके अपने किए पे पछतावा होगा और तभी उसको आखिरी इच्छा पूरी होगी। मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। आद्या जैसी लड़कियां बस पैसों से प्यार करती हैं। मैं इस पूरे संसार में दो ही औरतों से नफरत करता है, दोनों ने ही पैसों को ज्यादा अहमियत दी है। आद्या भी उस औरत की तरह ही है, शकल से भोली। अरे अगर उसकी आखिरी इच्छा नहीं होती तो आद्या जैसी लड़की से मैं कभी शादी नहीं करता। आद्या तो क्या, मैं अपनी दादी और शांति बुआ के अलावा सभी औरतों से नफरत करता हूँ।
मृत्युंजय अपने काम और अपने गुस्से में भूल ही गया था कि उसको आद्या के साथ कपड़े दिलाने जाना है, इसलिए ड्राइवर बिना मृत्युंजय का इंतजार किए आद्या को कॉलेज से लेने चला गया। आद्या ने ड्राइवर को स्वाति के घर चलने को कहा, साथ में स्वाति भी थी। दोनों स्वाति के घर गई।